हेलो स्टूडेंट्स, आपका इस वीडियो सेशन में जो है स्वागत है। तो पहले हमने जो है इससे पहले जो पाठ किया था जो है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो अब पदार्थों के बारे में हमने बात की थी वहां पे जो है। तो आपको पदार्थ वहां बताया था क्या होते हैं जो है, लेकिन अब उसी को हम पदार्थ के बारे में थोड़ा सा और आगे विस्तार से लेंगे जो है। जैसे मान लो आपका ये कमरा बना हुआ है जो है, जिसमें आप बैठे काम करते हो, स्कूल में होता है आपके कमरे। आप देखते हो जब कमरा बनाया जाता है तो उसमें ईंटों का एक ढांचा सा तैयार करते हुए एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक के ऊपर एक ईंट लगाते चले जाते हैं हम जो है। तो एक जैसा एक ईंट का आकार होता है वैसा ही आकार एक दीवार लेती है, एक बड़ी ईंट का उदाहरण। और उसी तरह से अगर हम जो है कमरे को देखें तो कमरे का भी एक उसी तरह से जो है बन जाता है, जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है, और ईंट के अंदर भी इसी तरह से जो है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होती है। यानी कि एक छोटी सी ईंट से हम शुरू करते 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 एक हमने कमरा बना दिया। अब वही ईंट का अगर हम बात करें जो है, अब ईंट किस चीज की बनी हुई है? ईंट जो बनी हुई है वो रेत के मिट्टी के कणों से मिलकर बनी है। तो अगर हम ईंट को तोड़ना शुरू करें तो वो रेत के छोटे छोटे, मिट्टी के छोटे छोटे कण आ जाएंगे जो है। और एक समय ऐसा आएगा जब हम उसके कण को विभाजित यानी कि तोड़ नहीं पाएंगे। उसके छोटे कण को हम तोड़ नहीं पाएंगे। यानी कि एक मिट्टी का कण इकट्ठा होते 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 एक ईंट बना, और एक ईंट से एक हमारा मकान बन गया, कमरा बन गया हमारा जो है। तो किसी भी पदार्थ के अंदर भी हम अगर बात करें तो इसी तरह से जो है उसके अंदर भी छोटे छोटे कण होते हैं, और एक सबसे छोटा कण वो होता है जिसको हम विभाजित नहीं कर पाते, जिसको हम आगे तोड़ नहीं पाते। तो उस सबसे छोटे कण के बारे में बात करनी है हमने यहां पे। उस सबसे छोटे कण के बारे में बात करनी है जिसको हम आगे विभाजित नहीं कर सकते। यानी कि जो सब कुछ हमारा जो है आसपास जो कुछ भी है वो कुछ कणों से मिलके बना हुआ है। अब खाली एक रेत का कण था, उसने पूरा आपका कमरा बना दिया, पूरा मकान बना दिया आपका। तो हर एक चीज, कोई भी वस्तु है, कोई भी पदार्थ है, वो सबसे छोटे कण से मिलकर, वो कण इकट्ठे होते चले जाते हैं जिससे वो एक बड़ा आकार ले लेती है। ठीक है, तो वो सबसे छोटा कण जिसको हम विभाजित नहीं कर सकते, उसी से संबंधित हमारा पाठ है परमाणु एवं अणु। हमारा उसी से संबंधित पाठ है ये परमाणु व अणु, या एम अणु भी कह सकते हैं उसको। तो परमाणु किसी भी वे पदार्थ का वह सबसे छोटा कण जिसको हम आगे विभाजित नहीं कर सकते, उसको हम परमाणु कहते हैं। उसको हम यहां पे परमाणु कहते हैं, सबसे छोटे कण को, पदार्थ का वह सबसे छोटा कण जिसे हम विभाजित नहीं
कर सकते उसे परमाणु कहते हैं। तो ये परमाणु की परिभाषा है, जिसको हम विभाजित नहीं कर सकते, वह सबसे छोटा कण। अब जो है आपने देखा कि सबसे छोटा कण था, लेकिन वो छोटा कण अकेला नहीं मिलता, हमें आजाद अवस्था में नहीं मिला, वो इकट्ठे हो गए। यानी कि उनको आपस में वो कैसे जुड़ते हैं, कैसा उनका आपस में संयोग होता है। अब जैसे ईंट है, ईंट को तो पानी में जो है उसका बना के जो है गीला करके जो है उस पर सांचे के अंदर जो है बनाया जाता है, उसके कण इकट्ठे हो जाते हैं। तो ऐसे बहुत से जो है, जैसे मैंने कहा, ये तो मैंने आपको उदाहरण दिया था जो है। तो ठीक, जो कोई भी पदार्थ है वो इस तरह से आपस में जुड़ा हुआ है, तो वो जोड़ किसकी वजह से हुआ, वो जोड़ किसकी वजह से हुआ, उसकी अब हमने बात करनी है। तो यहां पे जो है रासायनिक संयोजन के नियम होते हैं। संयोजन क्या होता है? जुड़ना, इकट्ठे होना। तो ये आपस में छोटे छोटे कण कैसे इकट्ठे हुए थे, उस संयोजन की बात करनी है हमने यहां पे। तो यहां रासायनिक संयोजन के नियम है हमारे पास। तो यहां पे हम जो है दो नियमों की बात करेंगे। हम यहां पे सिर्फ अभी दो नियमों की बात करेंगे। पहले ही हम बात करेंगे जो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। पहला है पहला नियम क्या है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान होता है यहां पे भार। पदार्थ था, उसका कुछ ना कुछ भार होता है। द्रव्यमान संरक्षण यानी कि जब इसके अंदर कोई भी अवस्था परिवर्तन होता है, आपस में जब संयोग करते हैं, तो उसके बाद जो नया पदार्थ बनता है, तो जितना हमने पदार्थ लिया था उतना ही नया पदार्थ बनता है। यानी कि उसका जो भार है, जितना हमने लिया था, वो दूसरी अवस्था के अंदर भी उतना ही मिलता है। इसी को कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो क्या हुआ इसके अंदर जो है कि मान लो मैंने यहां पे हमारे पास जो है एक जो है रिएक्शन लिखता हूं मैं, कोई A जमा B हमें देता है C जमा D, कि कोई भी अभिक्रिया होती है जिसमें मैं दो रिएक्टेंट, यहां पे मैं शब्द कहूंगा अभिकारक, और ये होते हैं उत्पाद। ये एक जो तीर का निशान होता है बीच में, ये अभिक्रिया को बताता है। कि इनके बीच में अभिक्रिया हो रही है, इनके बीच में एक रिएक्शन हो रही है। तो ए और बी जब आपस में मिलते हैं, उनके बीच में एक क्रिया होती है। क्रिया होने के बाद सी और डी बनते हैं। मान लो अब मैंने इसके अंदर जो है ये दोनों का भार जो है मैंने यहां पे ए का लिया, मान लो मैंने 10 ग्राम, बी का लिया मैंने 8 ग्राम, और उसमें सी का बनते हैं मान लो जो है 12 ग्राम बनता है। तो मेरे को ये एक्स निकालना है। तो 10 जमा 8 18 हो गया था, ये होता है 12 और ये x। तो 10
जमा 8 बराबर 12 जमा एक्स। तो 18 में से 12 गए, एक्स का मान आ जाएगा 6, यानी कि एक्स कितना आ गया 6। तो 12 और 6 18, इधर भी कितना था 18। तो दोनों तरफ क्या हुआ बराबर रहा। इसी को कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम, कि जो भी हम क्रिया करेंगे उसके अंदर अभिकारक और उत्पाद का भार बराबर रहेगा। तो इसमें जो है इसकी परिभाषा अगर हम दें, तो इसकी परिभाषा क्या होगी, पदार्थ को हम कहते हैं किसी भी रासायनिक क्रिया में पदार्थ को ना ही बनाया जा सकता है और ना ही खत्म किया जा सकता है। तो ये इसकी परिभाषा है द्रव्यमान संरक्षण के नियम की, कि पदार्थ को ना बनाया जा सकता है ना ही खत्म किया जा सकता है। ये इसकी परिभाषा है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो इसमें अभी तो एग्जांपल दिया था a प्लस बी गिव यू सी प्लस डी। तो मान लो ये 10 ग्राम था, ये 8 था, ये 12 मान लिया मैंने, इसको x मान लिया। तो 10 जमा 8 बराबर 12 जमा x, और 18 बराबर 12 जमा x, और x बराबर 18 माइनस 12 बराबर 6। तो x कितना आ गया 6 ग्राम आ गया। तो इस तरह से हम इसका भार निकाल सकते हैं कि दोनों तरफ जो है जो अभिकारक और उत्पाद थे उनके बीच में भार बराबर रहता है। तो इसको हम कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो ये पहला था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। दूसरा हम करते हैं, हम यहां पे स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात, स्थिर का मतलब होता है फिक्स, यानी फिक्स रहता है इसका अनुपात जो है। अब जैसे मैं उदाहरण देता हूं आपको, जो है पानी है, पानी आपको कहां कहां से मिलता है, आपके दिमाग के अंदर आप जो क्वेश्चन आने शुरू होंगे कि पानी हमें कहां कहां से मिलता है। पानी हमें जो है टूंटी से ही मिलता है, पानी हमें तालाब से ही मिलता है, पानी हमें हैंडपंप से ही मिलता है। तो ये कई ऐसे जो है बरसात से भी हमें पानी मिलता है जो है। तो इन सब के अंदर जो पानी है उसका जो अनुपात है वो एक जैसा ही रहता है। पानी के अंदर जो है जैसे हम पानी का जो सूत्र मान के चलते हैं वो होता है H2O।
ये पानी का प्रतीक होता है, सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र होता है। इसमें 2 हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, तो इसमें 2 ग्राम जो है हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ मिलती है, यानी कि 2 और 16, या कह सकते हैं 1 और 8 का अनुपात है। जो पानी है, उस पानी के अंदर जो है, चाहे आप नदी से लो, चाहे आप तालाब से लो, चाहे आप टूटी से लो, चाहे आप नलके से लो, चाहे बरसात का पानी लो, उन सब के अंदर अनुपात 1:8 का रहेगा। 1 भाग हाइड्रोजन और 8 भाग ऑक्सीजन होगी उसके अंदर जो है। इसी को कहते हैं हम स्थिर अनुपात का नियम। तो यानी कि पदार्थ कहीं से भी अगर हम लेते हैं कोई, तो उसके अंदर जो है उनके तत्वों का जो अनुपात है वो हमेशा एक ही रहता है। इसी को हम कहते हैं स्थिर अनुपात का नियम। इसमें परिभाषा क्या होगी? किसी भी यौगिक, अब ये क्या है? एक यौगिक है। पानी क्या है? एक यौगिक है। किसी भी यौगिक में तत्वों का अनुपात हमेशा निश्चित होता है। कि तत्वों का जो अनुपात है वो हमेशा निश्चित होता है। अब इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड है। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? कार्बन और ऑक्सीजन के जलने से जो है हमें जो कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड हमें कहां का मिलती है? हमें वातावरण के अंदर मिलती है। जैसे हम कहते हैं ना, हमारे वातावरण के अंदर नाइट्रोजन जो है 78%, ऑक्सीजन जो है 21%, तो थोड़ी बहुत उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है 1% के अंदर अंदर जो है। और जो हम जो है अपने स्कूटर मोटरसाइकिल जो है चलाते हैं, उनके जो है पोल्यूशन के रूप में कार्बन मोनोऑक्साइड मिलती है हमें। कार्बन मोनोऑक्साइड फिर कार्बन डाइऑक्साइड बदल जाती है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड या हम सांस के रूप में जो छोड़ते हैं, तो इन सभी के अंदर, या जो हमारे घर के अंदर जो गैस हम जलाते हैं, कोयला जलाते हैं, उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, तो उनके अंदर उसका सूत्र जो है CO2 ही होता है हर एक के अंदर। तो इसके अंदर भी 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन का अनुपात है। तो धीरे धीरे इसके द्रव्यमान के बारे में भी बात करेंगे हम आगे जाके जो है। तो उस तरह से जैसे हाइड्रोजन का कहा था 1 और 8 का अनुपात है, इसमें 3 और 8 का अनुपात आता है जो कार्बन डाइऑक्साइड का बनता है। तो हमारे पास यौगिक कोई भी हो, उसमें तत्वों का अनुपात निश्चित रहता है। तो इसको हम कहते हैं स्थिर अनुपात का नियम। तो ये 2 नियम मैंने कहे थे, पहला द्रव्यमान संरक्षण का नियम, दूसरा हम कहते हैं इसके अंदर जो है स्थिर अनुपात का नियम। अब हमने जो है यहां पे जो है परमाणु की परिभाषा की जो है, और उसके बाद हमने उनको जो है इकट्ठा करने के लिए, संयोग करने के लिए 2 नियमों की बात की हमने। जो है एक तो पहला किया हमने द्रव्यमान संरक्षण का नियम, और दूसरा किया हमने स्थिर अनुपात का नियम।
अब इन सब को जो है इकट्ठा करने के लिए हमें कुछ और चीजों की आवश्यकता भी थी। तो उसको जो है डाल्टन, जो डाल्टन क्या है, एक साइंटिस्ट का नाम है, एक वैज्ञानिक का नाम है, तो उसने कुछ हमें सिद्धांत दिए। तो उसको जो हम यहां पे जो है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत, उसने कुछ नियम दिए यहां पे। तो उनमें क्या क्या था, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के नियम। तो उसमें चाहे तत्व हो, चाहे यौगिक हो, चाहे मिश्रण हो, क्योंकि ये सभी क्या थे, एक सूक्ष्म कणों से मिलकर, जैसे मैंने कहा छोटे छोटे कण हैं, परमाणुओं से मिलकर बने हुए हैं। तो उनको कुछ सिद्धांत के रूप में उसने एक्सप्लेन किया, और इसको कहा जाता है डाल्टन के परमाणुीय सिद्धांत। तो पहला था सभी द्रव्य, सभी पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बनते हैं। तो पहला क्या था कि जो भी पदार्थ है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है पदार्थ। दूसरा हम कहते हैं इसके अंदर है परमाणु अविभाजित। परमाणु अविभाजित सूक्ष्म कण है कि परमाणु सबसे छोटा कण है, अविभाजित, जिसको हम आगे तोड़ नहीं सकते। तो यह सबसे छोटा कण है जो रासायनिक क्रिया में ना बनता है ना ही खत्म होता है। क्या था ये, इसको क्या कहा था हमने, रासायनिक क्रिया में ना ही बनता है ना ही खत्म होता है। और पहले भी बताया था मैंने द्रव्यमान संरक्षण का नियम, तो वही है यहाँ पे। तो ये इसका परमाणु अविभाज्य भाग है इसका, इसको ना ही बना सकते हैं ना ही हम खत्म कर सकते हैं। तीसरा, दिए गए तत्व के सभी कण एक जैसे होते हैं। मान लो एक तत्व दिया आपको, उसके जो कण होंगे वो सारे एक जैसे होंगे। एक तत्व के कण जो है सारे एक जैसे होंगे, उनके जो है रासायनिक गुणधर्म भी एक जैसे, उनके रासायनिक गुणधर्म भी एक जैसे।
चौथा पॉइंट, भिन्न भिन्न तत्वों के रासायनिक गुण धर्म भी अलग अलग होंगे। अब जैसे यहां पे बात कर रहे थे, जब अभी मैंने आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन बताया था। मान लो मैंने हाइड्रोजन लिया तो ये हाइड्रोजन के तत्व होंगे, मान लो सारे। अगर हाइड्रोजन हाइड्रोजन होंगे तो सारे गुणधर्म एक जैसे हैं। अगर यहां पे अलग मैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन ले लेता हूं तो इसमें हाइड्रोजन के गुण अलग होंगे, ऑक्सीजन के गुण अलग। तो भिन्न भिन्न तत्व हो गए तो भिन्न भिन्न गुणधर्म होंगे। यहां एक जैसे थे तो एक जैसे गुणधर्म थे। तो ये इसका चौथा पॉइंट था, भिन्न भिन्न गुणधर्म होंगे। भिन्न भिन्न, पांचवा पॉइंट है, भिन्न भिन्न परमाणुओं के तत्व छोटी छोटी पूर्ण संख्या के भिन्न भिन्न परमाणुओं के तत्व छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में ही संयोग करके यौगिक बनाते हैं। जैसे हमने स्थिर अनुपात का नियम किया था, उसमें जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो है 1:8 का अनुपात था। तो एक जो है छोटा अनुपात क्या होता है, वो अलग अलग तत्वों के परमाणु के ऊपर निर्भर करेगा जो है। तो उसके अनुसार जो है इनमें है एक निश्चित अनुपात हम कह सकते हैं। तो वो ये नहीं कि जो है जैसे मैंने कहा 1 और 8 का अनुपात है, वो 2 और 8 का होगा या 2 और 6 का होगा। एक निश्चित अनुपात के अंदर ही एक दूसरे से जो है जुड़ने के बाद यौगिक बनाते हैं। तो ये इसका पांचवा पॉइंट था। तो ये कुछ गुणधर्म थे इसके जो है, जो हम डाल्टन के अनुसार मान के चलते हैं जो है। तो आज हम इसके अंदर जो है डाल्टन के सिद्धांत तक ही करेंगे। इसके बाद जो आगे परमाणु के बारे में जो है हम अगले वीडियो में जो है करेंगे। तो इस वीडियो को देखने के बाद जिसको जो है ये वीडियो अच्छी लगी हो या जैसा भी आपका कमेंट हो उसको जरूर मेंशन करें। तो या उसके अंदर एक सब्सक्राइब का बटन होता है, उसको बटन को जरूर दबाएं, ताकि जो है आने वाली वीडियो के अंदर जो है हम इससे अच्छे से अच्छा जो है देने की कोशिश करें। तो आज के लिए धन्यवाद।